Welcome to Literary Asylum, and in this video I'm going to discuss the lexical relations, like how different words are related to each other. And I prepared this lecture from the book The Study of Language by George Yule. So the first lexical relation here I mentioned is synonymy. When two or more words are carrying the same meaning or closely related to each other in terms of meaning, so they are the synonyms of each other. यानी कि अब तक हमें synonyms का क्या पता है कि एक word या different word जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हों। जिस तरह के कॉमन सी एग्जांपल्स है हमारे पास हैंड बैग और पर्स। ठीक है, हैंड बैग का भी वही मतलब है और पर्स का भी वही मतलब। इस तरह फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे हो गया कार एंड ऑटोमोबाइल। तो कार भी बोलें तो वही मतलब है और ऑटोमोबाइल भी बोलें तो वही मतलब है, यानी कि सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है, लेकिन सेम मीनिंग कन्वे होना ही सिनोनिम्स की शर्त नहीं है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इफ़ आई से व्हाट वाज हिज आंसर और व्हाट वाज हिज रिप्लाई, here these two words answer and reply are basically the synonyms of each other and both are carrying exactly the same meaning in the sentences, यानी दोनों sentences का एक ही मतलब है। आगे हम देखते हैं कि सिनोनिमी में टोटल सेमनेस ज़रूरी नहीं है, यानी कि हमने अब तक इसका क्या सिंपल मीनिंग समझा हुआ था कि वो वर्ड जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इजीली हम एक वर्ड को उसके सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास सिनोनिमी है। नो, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वर्ड्स जो है जो सिनोनिम वर्ड्स हैं हमारे पास एक सेंटेंस में फिट नहीं भी आ रहे होते, हम उसको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझ आती हैं कि एक तो टोटल सेमनेस ज़रूरी नहीं है सिनोनिमी में, और जो वर्ड्स मिलते जुलते मीनिंग कन्वे करें उनको भी हम सिनोनिम्स ही कंसिडर करेंगे, और जो सिनोनिम्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करते हैं। इनकी कुछ तो आपके पास कॉमन सिनोनिम्स होंगे, जैसे पहले बताया कि हैंड बैग और पर्स, तो आप हैंड बैग सेंटेंस में यूज़ करें या रिटन और स्पोकन जिस तरह उसको यूज़ करें, या फिर पर्स, तो उसका सेम ही मीनिंग कन्वे हो रहा है, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, व्हाट वाज हिज आंसर और व्हाट वाज हिज रिप्लाई, हियर दिस बोथ सेंटेंसेस आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग, but that is not important that these words will convey the same meanings in somewhat other situations too. Like Sandy had only one answer correct on the test, so here the word reply would sound odd. यहाँ पे जो इसका सिनोनिम है आंसर का रिप्लाई, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ऊपर तो इजीली हमने उसको रिप्लेस कर लिया था। सो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करते हैं। जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इसका सिनोनिम फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि रीजनल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। जिस तरह कि अमेरिकन इंग्लिश में अगर कैंडी है तो ब्रिटिश इंग्लिश में उसको हम स्वीट कहेंगे, अमेरिकन में अगर चिप्स है तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको क्रिप्स कहेंगे। यानी कि ये हमारे पास रीजनल डिफरेंसेस हैं और इस बेस पे भी हमारे पास सिनोनिम वर्ड्स हो सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है formal and informal uses. Like synonym words are also designed according to their formal and informal uses. Like if I say my father purchased a large automobile, या फिर अगर मैं कहूँ कि my dad bought a big car, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है। ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो थोड़ा सा फॉर्मल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, उसको हमने सिंपल सिनोनिम वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दिया कि my dad bought a car। यहाँ पे हमारे पास father का सिनोनिम dad आ गया, purchase का bought, large automobile big car। इनके थोड़ा सा इजी टर्म में कर दे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेलिटी का भी डिफरेंस आ जाता है कि फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंगली फॉर्मल और इनफॉर्मल यूजेस के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है एंटोनिमी। सो टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। पहले हमने सेम मीनिंग्स का बताया कि सिनोनिम उनको कहते हैं, अब जो अपोजिट मीनिंग्स हैं वो हमारे पास एंटोनिम्स होंगे। जैसे अलाइव, डेड, बिग है तो इसका अपोजिट हमारे पास स्मॉल होगा। और फिर हमारे पास इसके टू टाइप्स हैं, ठीक है, इसको आगे दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिए। ग्रेडेबल एंटोनिम्स, ग्रेडेबल वर्ड से ज़ाहिर है कि दैट इज़ ग्रेडेबल जिसकी क्वांटिटी को मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल एम्प्टी का अपोजिट हमारे पास होगा फुल, तो यहाँ पे ग्रेडेशन की जा सकती है कि हाफ़ एम्प्टी है या फिर हाफ़ फुल है। या अगर हम देखें कि यंग का अपोजिट हमारे पास ओल्ड होता है, लाइक इफ़ समवन इज़ नॉट यंग इट डजंट मीन दैट ही इज़ एन ओल्ड पर्सन, वो टीनेजर भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास ग्रेडेशन का जो यहाँ पे फैक्टर आ रहा है वो एंटोनिम्स को कैटेगराइज कर देगा ग्रेडेबल एंटोनिम्स में। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया है समझने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल द टिकट्स वर एक्सपेंसिव और द टिकट्स वर चीप। However, as expensive and cheap are gradable antonym, we can also qualify how expensive or cheap they were. Qualify हमारे पास क्या टर्म दे रही है, ग्रेडेबल एंटोनिम का, ग्रेडेबल एंटोनिम को डिफाइन कर रही है।
और वी कैन यूज़ अग्रेजेबल एंटोनिम इन कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उसको कंपैरेटिव डिग्री में भी ले सकते हैं, जैसे स्मॉलर देन दिस, बिगर देन दिस, जस्ट लाइक दैट। फिर सेकंड टाइप है हमारे पास नॉन अग्रेजेबल एंटोनिम्स, दे आर आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एक वर्ड में ही इसकी पूरी डेफिनेशन हमारे पास कवर हो जाती है कि दोज वर्ड्स दैट आर म्यूचुअली ऑपोजिट्स एंड दैट डजंट लाई ऑन अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जिस तरह के हमारे पास है लाइफ और डेथ, वी कैन नॉट से ही इज़ हाफ डेड और ही इज़ डेड अ लिटिल बिट, ठीक है। यहाँ पे दो ही कंडीशन है हमारे पास, या तो जिंदा है या फिर मुर्दा है, ठीक है। यानी कि वो कंडीशंस है, वो अपोजिट्स जिसकी ग्रेडिंग नहीं की जा सकती, जिसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस हुई, मेल और फीमेल। जैसे मैरिड है तो या तो मैरिड होगा या फिर सिंगल होगा। तो ये हमारे पास नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं। Okay, one additional term in non-gradable antonyms that I forgot to write here in the slide is reversive antonyms. Reversive antonyms जो दो words या दो opposite words जो एक दूसरे का reverse हों, like tie और untie, buy और sell, ठीक है। यानी कि या तो एक चीज़ खरीदी जा रही है या फिर एक चीज़ बेची जा रही है। तो ये एक दूसरे का जो रिवर्स हैं, जो रिवर्सिव एंटोनिम्स हैं, ये भी हमारे पास नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स में आ जाएंगे। Then the next lexical relation is hyponymy. When the meaning of one form is included in the meaning of another, the term is known as hyponymy. यानी कि एक वर्ड के अंदर ही ऑलरेडी दूसरे वर्ड की मीनिंग मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल रोज़, तो यहाँ पे हम रोज़ से डायरेक्टली अंडरस्टूड हैं कि ये एक फ्लावर है। हॉर्स से हम डायरेक्टली अंडरस्टूड हैं कि ये एक एनिमल है। यहाँ पे हमें प्रॉपरली हॉर्स के साथ एनिमल नहीं मेंशन करना पड़ा, रोज़ के साथ हमें फ्लावर नहीं मेंशन करना। विदाउट मेंशनिंग दैट वर्ड वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हॉर्स एंड रोज़। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन है, ये बेसिकली वो आइडिया है कि हम एक ऑब्जेक्ट से ही उसकी कैटेगरी को रिमाइंड कर लेते हैं, उसकी कैटेगरी को समझ जाते हैं कि अगर रोज़ है तो वो फ्लावर की कैटेगरी से है, और अगर हॉर्स है तो वो एनिमल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो मीनिंग्स हैं किसके, फ्लावर के और एनिमल के, वो इंक्लूडेड हैं इन द मीनिंग ऑफ रोज़ एंड हॉर्स। और ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग इंक्लूड कर दिए जाएँ, बल्कि ये एक हायरार्किकल रिलेशनशिप चलता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है लिविंग थिंग्स हैं, तो वो हमारे पास डिवाइडेड हैं प्लांट में, क्रिएचर में हमारे पास फर्दर सुपर ऑर्डिनेट्स हैं, उनके हाइपोनिम्स आ जाते हैं, और प्लांट्स में भी उसके डिफरेंट आ जाते हैं। अगर प्लांट्स को हम बॉटम से देखें तो हमारे पास फिर है, फिर हाइपोनिम है पाइन का, पाइन हाइपोनिम है ट्री का, ट्री हाइपोनिम है प्लांट का, प्लांट हाइपोनिम है लिविंग थिंग्स का। यानी कि हमारे पास हायरार्किकल रिलेशनशिप जो है वो मैटर करता है, किसी भी डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग इंक्लूड नहीं किए जा सकते। सो जिस तरह हमने कहा कि रोज़ जो है वो हाइपोनिम है फ्लावर का, यहाँ पे हमने फ्लावर को क्या नेम दे दिया, हाइपरनेम। यानी कि वो जनरल वर्ड, जिस वर्ड का हमारे पास मीनिंग इंक्लूडेड होगा उसको हम हाइपरनेम कहेंगे या फिर सुपर ऑर्डिनेट कहेंगे। और को हाइपरनेम्स क्या होता है, जब एक हाइपरनेम के या एक सुपर ऑर्डिनेट के एक से ज़्यादा हाइपोनिम्स हो। यानी कि वो, अब जैसे कलर है, कलर के हमारे पास पर्पल भी हाइपोनिम है, रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तो ये सारे आपस में क्या हैं, को हाइपोनिम। सो पहले फिगरेटिवली उन टर्म्स को एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे अब उनकी डेफिनेशंस हैं। हाइपोनिम की, सुपर ऑर्डिनेट की, जो स्पेसिफिक वर्ड होता है उसको हम हाइपोनिम कहते हैं, जो जनरल वर्ड होता है उसको हम सुपर ऑर्डिनेट कहते हैं। सुपर ऑर्डिनेट का जो सेकंड नेम है वो हाइपरनेम भी है। और टू और मोर वर्ड्स दैट शेयर द सेम सुपर ऑर्डिनेट टर्म, ठीक है, जिनका सुपर ऑर्डिनेट एक ही हो उसको हम को हाइपोनिम कहेंगे। जैसे अगर हम जो रोज़ की एग्जांपल को लेके चले आ रहे हैं, फ्लावर हमारे पास हाइपोनिम हो गया, ठीक है। फिर आगे हमारे पास रोज़ आ जाता है, डैफोडिल्स आ जाते हैं, ट्यूलिप आ जाते हैं, डिफरेंट यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। तो ये फ्लावर्स आपस में क्या हैं, को हाइपोनिम्स, बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम सब ऑर्डिनेट दैट इज़ फ्लावर। और यहाँ पे जो एग्जांपल मेंशन है, डॉग एंड हॉर्स आर को हाइपोनिम्स एंड द सब ऑर्डिनेट टर्म इज़ एनिमल। डॉग एंड हॉर्स आपस में क्या हैं, को हाइपोनिम्स, बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम सुपर ऑर्डिनेट और हाइपोनिम दैट इज़ एनिमल। और एनिमल के ये क्या हैं, एनिमल के ये हाइपोनिम्स हैं, आपस में ये को हाइपोनिम्स हैं, ठीक है। और एनिमल खुद क्या है, यहाँ पे वो सुपर ऑर्डिनेट है या फिर हाइपोनिम है। आई होप नाउ यू हैव द बेटर क्लियरेंस ऑफ दीज टर्म्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्सिकल रिलेशन दैट इज़ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब किसी चीज़ की हम बात करें तो फ़ौरन से हमारे माइंड में जो उसकी कॉमन एग्जांपल है, जो आइडिया है, उसको हम प्रोटोटाइप कहेंगे। यानी कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं बर्ड की, तो बर्ड से हमारे माइंड में एकदम से क्या आ जाएगा, स्पैरो,
ठीक है, उसकी कॉमन एग्जांपल हमारे माइंड में क्या आ जाएगी, स्पैरो। इसी तरह अगर इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर्स को देखें तो उनके रीजन में जो है वो रॉबिन ज़्यादा पाई जाती है। इनकी वेस्टर्न एरियाज़ में रॉबिन जो बर्ड है हमारे पास ज़्यादा होता है, तो उनके लिए कॉमन एग्जांपल बर्ड की क्या हो जाएगी, रॉबिन। ठीक है, और हाइपोनिम और प्रोटोटाइप में कंफ्यूज नहीं होना। हाइपोनिम तो वो हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं या डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं एक कैटेगरी की, लेकिन प्रोटोटाइप वो आइडिया है जो इमीडिएटली हमारे माइंड में एक कैटेगरी को लेके आता है। सो नेक्स्ट लेक्सिकल रिलेशन हमारे पास है होमोफोनी। होमोफोनी से ही आप माइंड में रख लें फोनी, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में यानी कि साउंड्स होती हैं, प्रोनाउंसिएशन होती है। सो द वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन आर द होमोफोन्स ऑफ ईच अदर। देयर मीनिंग्स कैन बी डिफरेंट, देयर स्पेलिंग्स कैन बी डिफरेंट, बट देयर साउंड्स मस्ट बी सेम. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक. Here the first break means to slow down, to stop something, and the second break means to separate something into pieces or parts. So their sounds are same, that's why they are the homophones of each other. और सेकंड टर्म हमारे पास आती है होमोनिमी। होमोनिमी में हमारे पास क्या है कि एक वर्ड के आपके पास डिफरेंट मीनिंग होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे हमारे पास है बैट। बैट का एक मतलब वो भी होता है कि हमारे पास एक क्रिएचर है, एक बर्ड है चमगादड़, और एक बैट जो हमारे पास स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। So the homonymy is the lexical relation where the one word or one form has two or more unrelated meanings, यानी कि वो मीनिंग्स जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं बनता, जिनकी ओरिजिन ही डिफरेंट है। ये इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की थी। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी ले सकते हैं, टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे हमने यानी कि जो बैट है, जहाँ पे एक बार हमने उसको बोला फ्लाइंग क्रिएचर, एक बार बोला स्पोर्ट इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे उसको हमने सेपरेट वर्ड कह दिया। ठीक है, दो वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनकी ओरिजिन डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। बात दोनों डेफिनेशन में सेम ही कन्वे हो रही है। देन नेक्स्ट लेक्सिकल रिलेशन है पॉलीसेमी। यहाँ पे हमारे पास वर्ड ही ज़ाहिर है, पॉली मीन्स मैनी और सेमी मीन्स मीनी, यानी कि एक वर्ड जिसके सेवरल मीनिंग्स हो लेकिन वो रिलेटेड हों, एक दूसरे से कनेक्टेड हों कहीं ना कहीं। होमोनिम्स में तो हमने कहा था कि वन फॉर्म दैट हैज सेवरल मीनिंग्स बट दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, बट पॉलीसेमी इज अ टर्म वेयर अ वर्ड हैविंग द सेवरल मीनिंग्स बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर समवेयर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि जैसे हमारे पास हो गया हेड, एक वर्ड हेड है, उसको हम कैसे रेफ़र कर सकते हैं, यूज़ टू रेफ़र द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ आवर बॉडी और अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ कंपनी और स्कूल। ठीक है, दोनों में उसका जो मीनिंग है वो टॉप का ही कन्वे हो रहा है, लेकिन मल्टीपल मीनिंग्स कैसे कन्वे हो रहे हैं, आपके पास कॉन्टेक्स्ट चेंज है तो उसका मीनिंग भी उस हिसाब से चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेट्रोनमी। मेट्रोनमी हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज का सेंस देती है, यानी कि जब हम एक लिटरल वर्ड की जगह, एक एक्चुअल वर्ड की जगह उससे एसोसिएटेड वर्ड यूज़ करें, किसी और चीज़ का नेम यूज़ करके अपने बात या अपना आइडिया कन्वे करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से आई एम रीडिंग शेक्सपियर, इज़ इट पॉसिबल टू रीड शेक्सपियर? ऑब्वियसली नो। तो इस बात का क्या मतलब है कि आई एम रीडिंग हिज प्लेस। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास एक्चुअल वर्ड था, जो लिटरल वर्ड था हिज प्लेस, उसको मैंने फिगरेटिव वर्ड के साथ, या जो इस प्लेस का जो एसोसिएटिव वर्ड था शेक्सपियर, उसके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया और मैंने कहा आई एम रीडिंग शेक्सपियर। लेकिन मतलब मेरी बात का क्या था कि आई एम रीडिंग हिज प्लेस। तो ये हमारे पास क्या है, शेक्सपियर इज़ अ मेट्रोनमी ऑफ हिज प्ले। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें वाइट हाउस, तो वाइट हाउस कैसे डिक्लेयर कर सकता है वार के बारे में? ठीक है, वाइट हाउस तो एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वाइट हाउस से क्या मुराद है? प्रेसिडेंट। तो वाइट हाउस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इज़ अ मेट्रोनमी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जब हम एक्चुअल वर्ड की जगह, एक लिटरल वर्ड की जगह किसी और चीज़ का नाम दें और अपनी बात कन्वे करें, अपना आइडिया कन्वे करें, उसको हम मेट्रोनमी कहेंगे। And so the last lexical relation here I mention is collocation. Collocation is simply the co-occurrence of words. यानी कि एक वर्ड के साथ जो दूसरा मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड आ जाए उसको हम कोलोकेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी से हैमर, तो उसके साथ हमने कौन सा वर्ड हम माइंड में ले आए या कह दिया, कीलें, यानी कि नेल। ब्रेड कहा तो बटर, टेबल कहा तो चेयर। ऑल्दो देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट, देयर लिटरल मीनिंग्स आर डिफरेंट, बट क्या है कि एक वर्ड से जो फ्रिक्वेंटली दूसरा वर्ड जहन में आ जाए उसको हम कोलोकेशन कहेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर वेयर वी हैव डिस्कस अबाउट लेक्सिकल रिलेशंस, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ कंटेनर ऑफ मीनिंग्स नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड होते हैं, उनका कोई ना कोई आपस में रिलेशन होता है। तो वो क्या क्या रिलेशन होता है वो सारा आज हमने लेक्सिकल रिलेशन में देखा। एंड quote of the day is impossible is for
unwilling. Thank you so much for watching and do subscribe my channel.